को आप कंप्लीट और कवर कीजिए। बात करते हैं इडियम्स। थर्सडे के दिन किस पे बात करते हैं हम लोग? इडियम्स पे। और आज इडियम्स का कौन सा डे है? डे है 2। इससे पहले आपको डे 1 करा चुके हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए और डे 1 से रिलेटेड जितने सारे इडियम्स हम बात किए सबको एक बार रिवाइज कर लिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। उसके बाद फिर से आइए इडियम्स का डे 2। इससे होगा कि एक सीरीज आपका तैयार हो जाएगा जिस सीरीज का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। ए से लेकर के जेड तक हर लेटर से रिलेटेड सारे इडियम्स को कवर करेंगे। और अभी हम लोग बात किए डे 1 में ए से रिलेटेड, अब डे 2 में हम लोग दूसरे लेटर से रिलेटेड इडियम्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो पहले जाकर के डे 1 में आप रिलेटेड वर्ड ए से और इडियम्स जो कि लेटर ए से शुरू होगा उसको कवर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारे से कहानी को, जिसमें इडियम्स को हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन से लेटर का आज होगा। तो चलिए ये रहा आपके सामने इडियम्स का पहला स्लाइड, जिसमें कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है बीट और रिट्रीट। इसका मतलब ये शुरुआत हुआ है बी से, इसका मतलब हम लोग लास्ट क्लास में ए को कवर कर चुके हैं, अब पढ़ेंगे बी लेटर से। तो बीट और रिट्रीट इसका क्या मतलब होगा? इस इडियम का क्या एक मीनिंग आएगा, इसको जरा देखिए और प्यारे से इसको समझने की कोशिश कीजिए। Someone who beats or retreat runs away or goes back hurriedly to avoid a dangerous or difficult situation। देखिए जब आप बोलेंगे बीट और रिट्रीट तो इसका मतलब हो रहा है ना, इसका मतलब हो रहा है कि आप अवॉइड कीजिए और डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन। आपको मेनली यहां पे ध्यान देना कि अवॉइड अ डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन। ये कंप्लीट हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप जब कभी भी आप इसका रिवीजन कीजिएगा, जब कभी आप रिवीजन कीजिए तो पूरा लाइन को पढ़िएगा तो अपने आप इसका मतलब आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कैसे? जैसे पढ़ के हम लोग देखते हैं कि someone who beats or retreat, कोई जो बीट करता है और रिट्रीट, इसका मतलब हुआ रन्स अवे, भाग जाता है, गोज बैक, वापस आता है, कहां से? टू अवॉइड अ डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन हो या फिर डेंजरस सिचुएशन हो, उससे अपने आप को वापस ले आता है, बैक ले आता है, वहां से वो भाग जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे? बीट और रिट्रीट। ठीक है, तो जैसे आप इस लाइन को पढ़िएगा कंप्लीट मीनिंग आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल भी एक तैयार कर लेते हैं हम लोग। कैसे? द थीफ बीट अ हैस्टी रिट्रीट। ठीक है, द चीफ बीट्स अ हैस्टी रिट्रीट एज सून एज ही सॉ द सिक्योरिटी ऑफिसर। जैसे ही वो सिक्योरिटी ऑफिसर को चोर देखता है, अपने आप को क्या करता है? अपने आप को बीट अ हैस्टी रिट्रीट, इसका मतलब अपने आप को उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बचाने के लिए वापस वहां से भाग जाता है। तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल भी तैयार करेंगे। आप फिर से अपने से एक एग्जाम्पल तैयार कर लीजिए कि आखिर बीट और रिट्रीट का यूज कहां पे करें। अब है नेक्स्ट आपके सामने टू वंस बेस्ट बेट। टू बी वंस बेस्ट बेट, इसका क्या मतलब होता है? तो एक बार हम लोग इसको पहले पढ़ के देखते हैं। द एक्शन मोस्ट लाइकली टू सक्सीड इज कॉल्ड वंस बेस्ट बेट। इसका मतलब सबसे अच्छी बाजी, सबसे अच्छी बाजी। जब आपको लगता है कि हाँ इसमें हम सक्सीड हो जाएंगे, सफलता मिल जाएगा इस बाजी में, तो वैसे जी को आप क्या बोलेंगे? वैसे बोलेंगे आप वंस बेस्ट बेट। ठीक है, जैसे योर बेस्ट बेट वुड बी टू ट्राई कॉलिंग हिम एट होम। आपकी सबसे अच्छी बाजी क्या होगा? कि उसे आप अपना घर ही बुला लें। ठीक है, आप जैसे उसको अपना घर बुला लेंगे, उससे मतलब यह बनता है कि आपकी जो सफलता की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, आप उस काम को कर पाएंगे। तो ये चीज यहां पे रहा कि बी वंस बेस्ट बेट का मतलब सबसे अच्छी बाजी या फिर उस पे आपको सफलता मिलने का ज्यादा चांस हो। नेक्स्ट आपके सामने बाइड योर टाइम। बाइड योर टाइम, इसका मतलब होता है वेट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। अच्छे अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना, कुछ भी करने को बोलते ना कि अच्छे दिन आएंगे, तो उस अच्छे दिन का इंतजार करना, इसी को आप बोलेंगे बाइड योर टाइम। बाइड योर टाइम। जब आप अपने अच्छे अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे होते हैं
तो आपको वेट करना पड़ता है। वेट करने के बाद ही आपको अच्छा समय मिलता है और फिर आप उस अच्छे समय को कुछ भी करने में आप यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही चीज को आप क्या बोलेंगे, बाइड योर टाइम। एग्जाम्पल में ही इज नॉट हेजिटेटिंग, ही इज जस्ट बाइडिंग हिज टाइम। वो हेजिटेट नहीं कर रहा, जैसे किसी को देख करके बोलते हैं कि ये बोलना नहीं चाह रहा है, एक्चुअली वो बोलना नहीं चाह रहा ये नहीं, एक्चुअली वो इंतजार कर रहा है, अच्छा एक समय का इंतजार कर रहा है कि उस समय में यदि वो बोले तो कुछ काम होगा। और यहाँ पे खास करके एग्जांपल क्या लगा कि ही इज नॉट हेजिटेटिंग, ही इज जस्ट बाइडिंग हिज टाइम वेटिंग फॉर द प्राइस टू बी ड्रॉप। यहाँ पे वो कुछ खरीदने के बारे में बात कर रहा है कि खरीदने के लिए वो हेजिटेट नहीं कर रहा है बल्कि इंतजार कर रहा है अच्छा समय का। जैसे अच्छा समय होगा, अच्छा समय कब होगा, जब प्राइस ड्रॉप होगा, प्राइस गिरेगा, प्राइस कम होगा, वैसे ही वो क्या करेगा, खरीद लेगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, बाइड योर टाइम, वो अपना टाइम को बाइड कर रहा है, अच्छा समय का इंतजार कर रहा है। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट आपके सामने क्या है, नेक्स्ट है बिंज ड्रिंकिंग। पढ़िए एक बार, बिंज ड्रिंकिंग। बिंज ड्रिंकिंग इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब कोई लीकर, जब कोई शराब को कंज्यूम करे तब बोलेंगे बिंज ड्रिंकिंग। दिस टर्म रेफर्स टू हैवी ड्रिंकिंग वेयर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अल्कोहल आर कंज्यूम्ड इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम। बहुत कम समय में ज्यादा शराब पीना, दैट इज कॉल्ड बिंज ड्रिंकिंग। ऑफन अमंग यंग पीपल इन राउडी ग्रुप्स, और खास करके जो राउडी ग्रुप्स होता है वे ग्रुप वाले लोग ऐसा काम करता है बिंज ड्रिंकिंग का, कम समय में ज्यादा शराब कंज्यूम कर लेता है। बिंज ड्रिंकिंग इज बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम इन सम यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप के जो कंट्रीज हैं वहां पे बिंज ड्रिंकिंग, इसका मतलब बहुत ज्यादा शराब का यूज करने का जो एक ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, कहां पे, यूरोपियन कंट्री में। अब है बाइट हैंड दैट फीड्स यू। इसका मतलब होता है कि जो आपके सामने काइंडली बिहेव करे आप उसी के साथ धोखा करते हैं, जो आपको खाना खिलाए उसी को धोखा करते हैं, तब बोलेंगे हम बाइट हैंड दैट फीड्स यू। उसी हाथ को काट लेना जो हाथ आपको खाना खिलाता है। If you bite the hand that feeds you, that means you are unfriendly or do harm to someone who is kind to you. जो आपके साथ काइंड है आप उसी को क्या कर रहे हैं, उसी को आप हार्म कर रहे हैं। That is bite hand that feeds you. इस पूरे लाइन को पढ़ने से अपने आप मीनिंग साफ हो जाता है, इसलिए पूरे अच्छे तरीके से इसको लिखा गया है। तब जब कभी भी आप इसे रिवाइज करें बस इस ब्लैक वाले लाइन को पढ़ लीजिए। Without going to example, you have to understand the meaning that this idiom refers. ठीक है, अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल पे। If you say bad things about the person who gives you a job, you bite the hand that feeds you. यदि आप गंदे गंदे बात उसी को बोल देंगे जो आपको एक जॉब दिया है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, you bite the hand that feeds you. आप उसके साथ धोखा कर रहे हैं। नेक्स्ट, ब्लॉट वंस कॉपी बुक। ब्लॉट वंस कॉपी बुक इसका मतलब होता है कि स्पॉइल करना, टू स्पॉइल देयर गुड रिकॉर्ड और रेपुटेशन। जब कोई खुद के रेपुटेशन को बिगाड़ ले, जब खुद की रेपुटेशन को कोई बिगाड़ ले, खुद के रिकॉर्ड को खराब कर ले, तब आप इडियम में क्या बोलेंगे, ब्लॉट वंस कॉपी बुक। ठीक है, ब्लॉट वंस कॉपी बुक। जैसे ही ब्लॉटेड his copy book when he was arrested for speeding. जब उसे स्पीडिंग के लिए पुलिस अरेस्ट कर लिया तब उसका रेपुटेशन क्या हुआ, खराब हो गया। इसका मतलब ना वो गाड़ी स्पीड चलाता ना ही उसका रेपुटेशन खराब होता। यहाँ पे वो खुद अपना रेपुटेशन को खराब किया है, इसलिए लिखा he blotted his copy book when he was arrested for speeding. तो आप भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपका क्या हो, ब्लॉट वंस कॉपी बुक। इसका मतलब आपका रेपुटेशन खुद खराब ना हो जाए। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान देते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। अब है बात नेक्स्ट इडियम का, और नेक्स्ट इडियम आपके सामने क्या है, ऑन द बोतल। ऑन द बोतल का मतलब होता है अ पर्सन हु ड्रिंक्स अल्कोहल ऑफन एंड रेगुलरली इन ऑन द बोतल। जब कोई व्यक्ति रेगुलर प्रत्येक दिन
शराब पीता है, सुबह हुआ शराब से, ठीक है, रात सोया तो शराब पी के सोया, तो वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? ऑन द बोतल। वो हमेशा बोतल लिए घूमते रहता है, ठीक है। जॉन वेंट ऑन द बोतल व्हेन ही लॉस्ट हिज जॉब। जब जॉन ने अपना जॉब छोड़ दिया तब वो क्या हो गया? तब वो हो गया एक नंबर का पियक्कड़, और इसीलिए बोला गया कि जॉन वेंट ऑन द बोतल। जॉन हमेशा बोतल लेके घूमता है, ठीक है। अब आगे है ब्रेक एवरी रूल इन द बुक। कोई भी बुक का सारे नियम कानून को आप तोड़ देना, इसका मतलब डोंट ओबे द रूल्स, रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करना, इसी को बोलेंगे ब्रेक एवरी रूल इन द बुक। If you behave in a completely unacceptable way, you break every rule in the book. जब आप पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल तरीके से बात करें, किसी भी बात को आप मानते ही ना हो, तब आप क्या करते हैं? तब आप करते हैं ब्रेक एवरी रूल इन द बुक। एग्जाम्पल में जैसे आवर कॉम्पिटिटर्स ऑब्टेन्ड द कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रेकिंग एवरी रूल इन द बुक। बिना किसी रूल रेगुलेशन के हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्टेन करने की चाहत रखता है, बिना रूल रेगुलेशन का। उसे बोलते हैं ना कि बाय फोर्सफुली, जबरदस्ती वाला जो एक सेंस होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेक एवरी रूल इन द बुक। अब है हमारे सामने ब्रीथ डाउन समबडीज नेक। ब्रीथ डाउन समबडीज नेक क्या होगा इसका मतलब? इफ समवन इज ब्रीथिंग डाउन योर नेक, दे आर वॉचिंग यू टू क्लोजली एंड मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल। जब कोई व्यक्ति आपको एकदम नजदीक से क्लोजली आपको वॉच कर रहा है, आपके हर चीज को वो निगाह लगाए हुए है, और आपको जीने में आपको काफी तकलीफ दे रहा है, आपको हमेशा अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, तब आप क्या बोलेंगे? कि ब्रीथ डाउन समबडीज नेक, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम समझेंगे कि द एटमॉस्फेयर एट वर्क is not great. The boss keeps breathing down our necks all the time. Actually जहां पे काम करता है लोग, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है? वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, फिर भी उसके बॉस उसको काम कराने के लिए बाध्य करता है। इसका मतलब उसका बॉस क्या करता है? Keeps breathing down our necks all the time. हमेशा उसे जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश करता है, और उसको एकदम नजदीकी से क्लोजली वॉच करते रहता है कि आखिर हमारा स्टाफ क्या कर रहा है, कहीं हमारा स्टाफ बैठ तो नहीं गया, कहीं हमारा स्टाफ बाहर तो नहीं चला गया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे? कि ब्रीथ डाउन समबडीज नेक, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बिल्ड ब्रिजेस क्या होगा? बिल्ड ब्रिजेस, इफ अ पर्सन बिल्ड्स ब्रिजेस बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप्स, दे हेल्प देम टू कोऑपरेट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। आपको हम बताया था ना कि जब भी ब्रिज के बारे में बात हो, इंग्लिश वर्ड में कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक कंफर्टेबल वर्ड लेकर के आएगा, पॉजिटिव वर्ड लेकर के आएगा। जैसे अब्रीजमेंट, किसी चीज को छोटा करना, या फिर कोई टफ सिचुएशन को कम करना, वहां पर भी ब्रिज था, और यहां पर भी क्या है? बिल्ड ब्रिजेस। इसका मतलब होता है कि जब कोई दो अलग अलग कम्युनिटी लड़ रहा हो, दो अलग अलग ग्रुप झगड़ रहा हो, उसके बीच में कॉपरेशन का काम करना, उसके बीच में सुलहनामा का काम करना, दैट इज कॉल्ड बिल्ड ब्रिजेस। जैसे अ मीडिएटर का मतलब होता है जो बीच में काम करता है लोग, उसे। अ मीडिएटर इज ट्राइंग टू बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन द लोकल कम्युनिटी एंड द ओनर्स ऑफ द न्यू प्लांट। जो यहाँ पे मीडिएटर है, ये मीडिएटर क्या काम कर रहा है? ये मीडिएटर काम कर रहा है ब्रिज बिल्डिंग का, और इसे बोलेंगे सुलहनामा करने का। किसके बीच में? लोकल कम्युनिटी के बीच में, और वो जो ऑनर है नया प्लांट का, उसके बीच में, ठीक है। नए प्लांट लगाने वाले जो ऑनर है और लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं, उसके बीच में सुलहनामा कराने का काम कौन कर रहा है? मीडिएटर। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है बिल्ड ब्रिजेस। नेक्स्ट आपके सामने है बर्न योर ब्रिजेस। इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे ब्रिजेस को क्या करने की कोशिश कर रहा है? बर्न। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई भी चीज को इम्पॉसिबल या फिर उसको कहीं ना कहीं अल्टर करने का काम करेगा। जैसे एग्जांपल में लोग पढ़ेंगे, इफ यू बर्न योर ब्रिजेस यू डू समथिंग दैट विल इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई इन द फ्यूचर।
आप अपने भविष्य में क्या होने वाला है उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल तैयार कर लेते हैं कि उसको हम लोग जांच ही ना पाए कि आखिर मेरा फ्यूचर में होगा क्या, तो वैसे चीज को क्या बोलेंगे, बर्न योर ब्रिजेस, बर्न योर ब्रिजेस। ठीक है, एग्जाम्पल और कैसे है, इफ यू रिफ्यूज द ऑफर, यदि आप ऑफर को रिफ्यूज कर रहे हैं, बी केयरफुल नॉट टू बर्न योर ब्रिजेस बाय इंसल्टिंग देम, दे may मेक अ बेटर प्रपोजल लेटर। जब आप किसी भी ऑफर को ठुकरा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर में होने वाले चीजों को समझ नहीं पा रहे, क्या होगा नहीं होगा उसको आप नहीं समझ पा रहे, वो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जा रहा है, उसको आप रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, हो सकता है कि ये जो ऑफर आपके लिए दिया जा रहा है ये आपके लिए अच्छा होता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसी को इंसल्ट कर दे रहे हैं, उसी को क्या कर रहे हैं, आप इंसल्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप तैयार कर रहे हैं अपना बर्न योर ब्रिजेस, मतलब अपना खुद का फ्यूचर आप खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट बर्न योर ब्रिजेस व्हाइल समवन ऑफर्स यू, जब कोई भी आपको कुछ ऑफर दे तो प्लीज उसे बर्न मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वही ऑफर आपका एक अच्छा फ्यूचर दे चला जाए। अब आपके सामने है नेक्स्ट, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, मोमबत्ती के दोनों तरफ जलाना। इसका मतलब टफ सिचुएशन होगा आपके लिए, ना तो आप उसको किसी भी एंड पे खड़ा कर पाएंगे या फिर उसको लगा पाएंगे ताकि वो कैंडल पूरी तरह से जल जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लिए टफ हो, काफी ज्यादा एक डिफिकल्ट सिचुएशन तैयार करें, तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे बर्न द कैंडल एट बोथ एंड। कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, वैसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे, वैसे सिचुएशन को बोलेंगे कि burn the candle at both ends. If you burn the candle at both ends, you exhaust yourself by doing too much. बहुत ज्यादा काम करना, ठीक है, बहुत ज्यादा काम करना, इसी को बोलेंगे कि to burn the candle at both ends. Especially going to bed late and getting up early. वही होता है ना कि रात में भी देर से सोना और सुबह जल्दी उठ करके काम पे लग जाना। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे, ऐसे सिचुएशन को बोलेंगे कि बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो काम ऐसे ही करना चाहिए। और एग्जांपल में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे जैसे स्कॉट लुक्स एग्जॉस्टेड, आई विल बेट ही हैज बीन बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स लेटली। यहां पे जो है, यहाँ पे स्कॉट जो नाम का व्यक्ति है, ये क्या हो गया, काफी ज्यादा थक गया। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं रात और दिन काम किया होगा, बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने को हम लोग बोलेंगे कि बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट आपके सामने है बर्न योर फिंगर्स, बर्न योर फिंगर्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि जब आप फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं, पैसे की कमी है, ठीक है, पैसे की कमी है, तब आप बिहेव कैसे करेंगे, एक पुलिस के जैसा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। वैसे सिचुएशन को बोलेंगे कि बर्न योर फिंगर्स। क्या बोलेंगे वैसे सिचुएशन को, बर्न योर फिंगर्स। इफ यू बर्न योर फिंगर्स और गेट योर फिंगर्स बर्न, ये दोनों में से आपको कुछ भी लिखा हुआ मिल जाएगा। दैट मीन्स यू सफर फाइनेंशियली एज अ रिजल्ट ऑफ पुलिस बिहेवियर। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसे की तंगी को झेल रहे हैं, इसी को बोलेंगे आप बर्न योर फिंगर्स। आप गांव में सुने होंगे ना कि अपना खुद का फिंगर काट करके घाव करना, इसी को बोलेंगे आप सफर फाइनेंशियली एज अ पुलिस बिहेवियर। आप खुद के गलती से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, और वैसे सिचुएशन को आप बोल देंगे कि बर्न योर फिंगर्स। नेक्स्ट, bury one's head in the sand, bury one's head in the sand. That means refuse to face the unpleasant reality by pretending that the situation doesn't exist. जब आप दिखाते हैं किसी को, या फिर बोला जाए कि आप रियलिटी को छुपाने की कोशिश करते हैं, उसे आप ढकने की कोशिश करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हमारा जो सिचुएशन है वो काफी अच्छा है, या जब अच्छा है तो दिखाने की कोशिश करते हैं कि खराब है। मीन्स अपने सिचुएशन से भटकने की कोशिश करते हैं, अपने सिचुएशन को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे कि bury one's head in the sand,
बरी वंस हेड इन द सैंड, जब आप अपने सिचुएशन को छुपाते हैं, और खास करके लोग किसको छुपाता है, खास करके छुपाता है अनप्लीजेंट रियलिटी को। ठीक है, एग्जाम्पल में लोग समझेंगे कि इट्स नॉट गुड बरिंग योर हेड इन द सैंड, वी हैव गॉट अ प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स। ये बात यहां पे है कि सिचुएशन खराब होने वाला है, क्यों हम उससे दूर जाएंगे, हम लोग उससे दूर नहीं जाना चाहिए। सिचुएशन खराब होगा तो खराब होगा, उसको हम लोग झेलना पड़ेगा, उसको यदि छुपाने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब हुआ कि बरी वंस हेड इन द सैंड, आप अपने आप को वहां से बचा ले रहे हैं, सिचुएशन को आप टालने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है बरी द हैटचेट, बरी द हैटचेट, इसका मतलब कि व्हेन पीपल हु हैव had a disagreement decide to forget their quarrel and become friends again, they bury the hatchet। जब आप दुश्मनी को खत्म करके दोस्ती की हाथ बढ़ाते हैं, है ना, जब आप किसी से दुश्मनी को खत्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तब आप बोलेंगे bury the hatchet, bury the hatchet, दुश्मनी को तोड़ करके दोस्ती का हाथ बढ़ाना। जैसे I didn't agree with my colleague's decision, but for the sake of peace, I decided to bury the hatchet। एक्चुअली यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसमें ये बोला गया है कि अपने दोस्त के डिसीजन को कभी भी एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन बात रहा सेक ऑफ पीस का, शांति का समझौता करने का, इसीलिए यहाँ पे आई जो है वो डिसाइड किया क्या करने का, बरी द हैटचेट, दोस्ती निभाने का, दुश्मनी को खत्म करने का। ठीक है, तो ये रहा बरी द हैटचेट का मतलब। अब इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद है बटर समबडी अप, किसी को मक्खन लगाना, बटर समबडी अप। व्हेन यू बटर समबडी अप, यू फ्लैटर देम, यू आर वेरी नाइस टू देम, स्पेशली इफ यू वांट टू ऑब्टेन समथिंग। देखिए, जब भी आप किसी को बटर करेंगे, इसका मतलब उसे आप फ्लैटर कर रहे हैं, उसकी चापलूसी कर रहे हैं, उसको आप परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं आप एक नाइस पर्सन बनते जाएंगे। ठीक है, एक उसके लिए आप अच्छे व्यक्ति बनते जाएंगे, उसको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति हमारे लिए ही काम करता है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे काम को क्या बोलेंगे, बटर समबडी अप, किसी को मक्खन लगाना। He was so keen to get the job that he spent his time buttering up the boss। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जॉब से रिलेटेड बात है, और जॉब में क्या बोल रहा है कि वो हमेशा अपने हमेशा अपने बॉस का क्या करता है, बटरिंग करता है। इसका मतलब अपने बॉस को हमेशा मनाने की कोशिश करता है, हमेशा उसकी चापलूसी करते रहता है, सो दैट कि उसे जॉब में से कुछ अच्छा खासा मिल पाए और बहुत ज्यादा वो टाइम को साइड में स्पेंड कर पाए, जॉब से अलग कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट है लीव समबडी होल्डिंग द बेबी, लीव समबडी होल्डिंग द बेबी। इसका मतलब इफ समवन इज लेफ्ट होल्डिंग द बेबी, दे आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रॉब्लम दैट अदर्स डोंट वांट टू डील विद। इसका मतलब है कि जब आप किसी को लीव करते हैं, हटाते हैं यहां से, इसको जाने की अनुमति देते हैं, होल्डिंग द बेबी, बेबी को लिए हुए, उसका मतलब होता है कि उसे आप रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, उसे आप क्या बना रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम के लिए जो कि कोई अदर व्यक्ति डील किया है। मतलब प्रॉब्लम कोई दूसरा क्रिएट किया है, लेकिन उस प्रॉब्लम का आप रिस्पॉन्सिबल किसके ऊपर ठहराने की कोशिश करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर। तो वैसे सिचुएशन को आप बोलेंगे कि लीव समबडी होल्डिंग द बेबी। जैसे when the angry customer started to complain, my colleague disappeared and left me holding the baby। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये बात हो रहा है कोई दुकानदार का, दुकानदार में जो कस्टमर्स आते हैं, दुकानदार उसको क्या करता है, डील करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंग्री कस्टमर आया, और जब एंग्री कस्टमर आया और कंप्लेंट करने लगा कि आप मुझे ऐसे खराब सामान दे दिए, ये गड़बड़ वाला सामान दे दिए, तब इसके दोस्त, ठीक है, इसके दोस्त लोग डिसअपियर हो गया, सिवाय उसको छोड़ करके बाकी वे सारे लोग, उसके दोस्त लोग वहां से चले गए, ताकि कंप्लेंट सिर्फ तुम सुनो, कंप्लेंट का जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारे सिर के ऊपर जाए।
तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे दोस्त लोग आपको छोड़ जाते हैं, ठीक है। पत्थर कोई चलाया, किसी को नुकसान कोई किया और वो लोग भाग गए, बाकी फंस आप गए, तो आप क्या बोल रहे हैं? तब आप क्या बोल रहे हैं कि वे लोग हमें लीव कर दिया, कि क्या लेते हुए? होल्डिंग द बेबी, मतलब प्रॉब्लम को लेते हुए हमें छोड़ के चला गया, हमारे माथे पे प्रॉब्लम को छोड़ दिया, ठीक है। जैसे एक सिचुएशन क्या हुआ था कि बचपन में जब दीपावली के दिन में हम दोस्त लोग मतलब ऐसे ही गली में जा रहे थे पटाखे लेकर के, तो हम थोड़ा पीछे थे, मेरा एक दोस्त आगे था, कुछ लोग खड़ा था बीच में से, वो बम को जला करके, जो पटाखा था ना उसको जला करके छोड़ दिया, बाकी वो भाग गया। अब जैसे आवाज किया फटा, तो बाकी लोग मुझे घेर लिया और मुझे गाली गलौज करने लगा कि तुम ही पटाखे को जलाया है। तो इसका मतलब हुआ कि वे लड़का या फिर वे सारे लोग मुझे लीव कर दिया, होल्डिंग द बेबी लिए हमको वहां पे छोड़ दिया, प्रॉब्लम को लिए हमको वहां पे छोड़ दिया, बाकी लोग फरार हो गए। तो ऐसे सिचुएशन को आप बोलेंगे कि लीव समबडी होल्डिंग द बेबी। एग्जाम्पल में तो हम लोग समझ लिए, ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं होगा इसमें। अब है बैक रूम बॉयज। इसका क्या मतलब होता है? देखिए बहुत सारे आपके दोस्त लोग होंगे, ठीक है, बहुत सारे आपके दोस्त लोग होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट वर्क करता है, ठीक है, लेकिन वो सामने नहीं आता है। सब कुछ वही किया, जितना उसके पीछे का एफर्ट्स था वही लगाया, लेकिन वो सामने नहीं आता है। और वैसे दोस्त को, वैसे बॉयज को आप क्या बोलेंगे? बैकरूम बॉयज। दिस टर्म, ये जो टर्म है रेफर, ये बताता है कि टू पीपल हु डू इंपॉर्टेंट वर्क, वो वे व्यक्ति जो अच्छे काम करते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क करता है, बट लेकिन हैव नो कॉन्टेक्ट विथ अदर पब्लिक, है ना, लेकिन उसका कोई भी कॉन्टेक्ट किसी बाहरी लोगों से नहीं होता है, वो पब्लिक में नहीं आना चाहता है, वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बैक रूम बॉयज। जैसे फिलहाल तो इसका नाम काफी आप चर्चे में सुने होंगे, है ना, अजीत डोभाल। लेकिन इससे पहले ये ना बहुत सारे काम कर चुके थे, ठीक है, बहुत सारे काम कर चुके थे स्पाई के रूप में, मतलब अलग अलग जगहों पे रह करके, डिफिकल्ट सिचुएशन में रह करके। उस समय इसे कोई नहीं जानता था, लेकिन सारे अच्छे कामों के पीछे इसी का हाथ होता था। तो ऐसे बॉय को, ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे? बैक रूम बॉयज, ठीक है, जो पीछे से काम करता है, काफी अच्छा काम कर जाता है, तो उसे बोलेंगे आप बैक बॉयज, ठीक है, बैक रूम बॉयज। जैसे बैक रूम बॉयज डोंट ऑलवेज रिसीव द क्रेडिट, वो हमेशा क्रेडिट लेने की कोई जल्दबाजी नहीं करता है, वो उसे ये मतलब ही नहीं होता कि मुझे लोग क्रेडिट दे। दे डिजर्व फॉर देयर वर्क, वो सिर्फ अपने काम को डिजर्व करता है, अपने वर्क पे ध्यान देता है। तो आपको ये होना चाहिए बैक रूम बॉयज। आप अंदर ही अंदर सारा काम कर लो, बाहर दिखाने की कोशिश नहीं करो, लोग आपको कभी ना कभी रियलाइज जरूर करेंगे, कभी ना कभी आपको जरूर खोजेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पे आपको बैक रूम बॉयज का कहानी मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये बात रहा इस बैक रूम बॉयज का इडियम का क्या मतलब होता है। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हम लोग पढ़े सबसे पहले कि बीट और रिट्रीट। इसका मतलब कि जब एडवर्स सिचुएशन हो, खराब सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को जल्दबाजी में जल्दी से छोड़ करके बचने की कोशिश करना, ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बीट और रिट्रीट। फिर है कि बी वंस बेस्ट बेट। इसका मतलब ऐसी बाजी लगाना जिस बाजी में आपकी सफलता लगभग सुनिश्चित हो, 100% गारंटीड हो, तो वैसे बेट को क्या बोलेंगे, वैसे बाजी को क्या बोलेंगे? वंस बेस्ट बाजी, है ना। बाइड योर टाइम, इसका मतलब गुड अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना, अच्छे समय आने का इंतजार करना, फिर तब जाकर के आप कोई भी चीज को करने के लिए तैयार होंगे और उसे करेंगे। इसके बाद था कि बिंज ड्रिंकिंग। इसका मतलब था कि बहुत ज्यादा शराब पी लेना, ठीक है, और राउडी लोग, एकदम से गंदे किस्म के लोगों के द्वारा मतलब जैसा, और बस इधर उधर लुढ़क जाना, दैट इज कॉल्ड बिंज ड्रिंकिंग। बाइट हैंड दैट फिट्स यू। इसका मतलब जो आपके लिए काइंड है उसी के साथ आप गलत तरीके से पेश आ रहे हैं, उसी को गाली गलौज कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि बाइट हैंड दैट फिट्स यू। इसके बाद है कि ब्लॉट वंस कॉपी बुक। खुद का रेपुटेशन का मतलब तहस नहस कर देना, उसको पानी में मिला देना, तो ऐसी चीज को बोलेंगे ब्लॉट वंस कॉपी बुक।
फिर है ऑन द बोतल, इसका मतलब जो व्यक्ति हमेशा शराब पीते रहता है, पर डे वो कंज्यूम करता है शराब को। ब्रेक एवरी रूल इन द बुक, इसका मतलब ऐसा काम करना कि लोग आपको एक्सेप्ट ही ना करें, आप बिहेव करो अनएक्सेप्टेबल वे में, ठीक है, सारे चीजों का आप मतलब कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो ही ना करो, तो वैसे चीज को बोलेंगे कि ब्रेक एवरी रूल इन द बुक। ब्रीथ डाउन समबडीज नेक, इसका मतलब किसी व्यक्ति को इस तरीके से वॉच करना कि उसका जीना बेहाल कर दो, ठीक है, उसका जीना बेहाल कर दो, हर वक्त पे आप उसको टॉर्चर करते रहो, तो ऐसी चीज को बोलेंगे ब्रीथ डाउन समबडीज नेक। इसके बाद है कि बिल्ड ब्रिजेस। बिल्ड ब्रिजेस का मतलब हुआ कि अलग अलग ग्रुप के बीच में सुलहनामा करवाना, ठीक है, build bridges between opposing groups so that they can understand each other. Burn your bridges, इसका मतलब खुद के फ्यूचर को तहस नहस करना, कुछ ऐसा करना जिससे आपका फ्यूचर का ही मतलब नुकसान हो। इसके बाद है कि burn candle at both ends, इसका मतलब हुआ ये कि बहुत ज्यादा टफ काम करना, हार्ड काम करना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करना, दैट इज burn the candle at both ends. नेक्स्ट आपके सामने बर्न योर फिंगर्स। बर्न योर फिंगर्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसा बेवकूफी वाला काम करना जिससे खुद आप पैसे की तंगी में चले जाए, खुद आप पैसे की कमी महसूस करना शुरू कर दें, तो उसी को बोलेंगे कि बर्न योर फिंगर्स। bury one's head in the sand, इसका मतलब ये हुआ कि अनप्लीजेंट रियलिटी को छुपाने की कोशिश करना, ठीक है, प्रिटेंड करना कि सिचुएशन ऐसा था ही नहीं, हमारा सिचुएशन अच्छा है। और फिर bury the hatchet, इसका मतलब हुआ कि आप शांति के लिए हाथ बढ़ाना, दुश्मनी को खत्म करना। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़े थे कि बटर समबडी अप, किसी को मक्खन लगाना, परसुएड करना, उसको फ्लैटर करना, उसकी चापलूसी करना। इसके बाद लीव समबडी होल्डिंग द बेबी, किसी को छोड़ आना एक प्रॉब्लम में और आप वहां से भाग आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कि लीव समबडी होल्डिंग द बेबी। बैकरूम बॉयज, ऐसे लोग जो पीछे से अच्छे काम करते हैं, बिना पब्लिक में आए हुए, बिना वो किसी तरह का सोशल मीडिया में आए हुए, अंदर ही अंदर वो बहुत अच्छा काम कर जाता है, तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे, ऐसे लड़के को क्या बोलेंगे आप, बैकरूम बॉयज। तो ये काफी अच्छे आपके सामने इडियम्स था, ये सारे रिलेवेंट हैं, ये सारे एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है, तो इसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहना।